नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल अटक गया है। अब ये बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा। बिल के प्रावधानों पर विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हाँ, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब दोनों सदनों के सदस्यों की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे जो इस विधेयक यानी कि वक्फ विधेयक के विभिन्न पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों का अन्वेषण करेगी, उनकी आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी सिफारिश सौंपेगी। इससे पहले सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव किया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया और इसे सदन के संवैधानिक अधिकार से परे यानी कि संवैधानिक जो अधिकार है उससे परे बताया और कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ये बिल है। विपक्षी दलों के सांसदों ने खासतौर पर इंडिया ब्लॉक एक तरीके से इस मसले पर एकजुट नजर आया और संशोधन विधेयक को एक तरीके से पूरे इंडिया ब्लॉक ने खारिज कर दिया और वापस लेने पर संसदीय संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजने की मांग की। लेकिन दोपहर 1 बजे अध्यक्ष ओम बिरला की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष ने नियम 72 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाने की मांग की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की भावना को देखते हुए नियम 72 के तहत चर्चा की अनुमति दे दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, माकपा, भाकपा, वाईएसआर कांग्रेस आदि पार्टियों ने जहां विधेयक का विरोध किया, वहीं सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम और शिवसेना ने इस विधेयक का समर्थन किया। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये देश की व्यवस्थाओं को जाति एवं धर्म के आधार पर चलाना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस विधेयक का मकसद पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है, लेकिन संविधान पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी सरकार ने जब महाराष्ट्र में शिरडी में महालक्ष्मी मंदिर में प्रशासक बैठाए थे, उन्हें संविधान और संघीय ढांचे की याद क्यों नहीं आई? ये सवाल भी उठाया। कांग्रेस सांसद और महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान विरोधी है और एक समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। गोपाल ने कहा कि संविधान में हर समुदाय को अधिकार है कि वह अपने धार्मिक चैरिटेबल आधार पर अचल संपत्ति एवं इस रखे और इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई है। वेणुगोपाल ने सवाल किया कि क्या अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र में गैर हिंदू शामिल हो सकते हैं? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आक्रमण है और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर हमला भी? भारत की संस्कृति में सब एक दूसरे की आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों का आदर करते हैं, लेकिन यह कदम विभाजनकारी होगा। वेणुगोपाल के आरोपों के बाद संसद में हंगामा हुआ और बहुत सारे अपने अपने तर्क रखे गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सोची समझी राजनीति के तहत लाया गया। जब वक्फ बोर्ड के में सदस्यों को लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने की व्यवस्था है तो मनोनयन की जरूरत क्यों है? क्यों गैर बिरादरी का व्यक्ति बोर्ड में होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा हताश और निराश है। चंद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। इसके बाद अखिलेश ने विधेयक पर और आगे बात की और कहा कि ये अभी अभी हारे हैं। उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद लोकतंत्र का न्यायालय होता है, लेकिन अध्यक्ष के अधिकारों को भी काटा जा रहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के अधिकार पूरे सदन के अधिकार हैं और अखिलेश यादव उन अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं। इस पर लोकसभा में ओम बिरला ने सदस्यों को हिदायत दी कि वे आसन या संसद की आंतरिक व्यवस्था पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। तो कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बनर्जी ने भी इस पूरे मसले पर चर्चा की और कहा कि संविधान या राज्यों का विषय
कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर इस बिल पर जद्दोजहद हुई, हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि चूंकि 4 राज्यों का चुनाव है, इसलिए एक संकेत, ऐसे वाइब्रेशन देना चाहते हैं ये लोग, ऐसी बातें जो सत्ता दल के लोग ये कर रहे हैं जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है वो कराना चाहते हैं, जिससे ये फिर से राज्यों में चुनाव जीत सकें। मंथन में आज बड़ा सवाल यही हम रखेंगे कि आखिर क्यों लटक गया बिल। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से इस बिल को लेकर प्रहार किए और संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी सुनना होगा। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया, मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है, सारा वक्फ बोर्ड्स जो है
मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि इतिहास में यह दर्ज होगा कि ये महत्वपूर्ण बिल का समर्थन किसने किया और विरोध किसने किया है। वास्तव में क्या ये बहुत बिल ऐतिहासिक है? क्या इसमें गरीब मुसलमानों का हित छिपा हुआ है जो विपक्ष उनका हित नहीं देख पा रहा है? विपक्ष चंद कुछ मुसलमानों की हिमायत कर रहा है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं और आज इस मंथन में हम इस बात को पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के विप नसीर हुसैन ने इस बिल के पीछे की मंशा बताई है। इस मकसद से लाया गया था कि 4 स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं। जिस तरह से ये माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्स लेके आते हैं और उसके ऊपर बहस करवा के देश भर में एक पोलराइजेशन एक डिवीजन करवाना चाहते हैं। दिस बिल वॉज नॉट ओनली मिसयूज, इट वॉज malicious, full of misinformation and targeting one community was their motto. Lots of leaders from opposition parties spoke and opposed the bill, introduction of the bill. Nevertheless, the bill was introduced, but it has been sent to joint parliamentary committee for further consultations. Members from opposition parties will be there. They will give their view, and we'll try and get people from different walks of life from the Muslim community to come and depose in the joint parliamentary committee meetings, and also to give us valuable suggestions there. And once the JPC submits its report, it will come in the parliament, then we'll take it up. But the whole intention of Bharatiya Janata Party of bringing this bill, which was passed with consensus in 2013, is only to misinform the people, to create confusion, create polarization and divide the society, and then get the votes in the polls state election. नसीर हुसैन कह रहे हैं कि भाई ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए है, ऐसे मौसम में ये लाते हैं जब चुनाव आने वाला होता है और इससे एक माहौल बनाने की मंशा है कि देश में इस पर डिस्कशन हो, माहौल बने और पोलराइजेशन हो, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। साफ साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के विप सचेतक राज्यसभा में नसीर हुसैन इस बात को कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है। अब क्या वास्तव में इस तरह की चीज़ें हैं? अब वक्फ बोर्ड को लेकर जो प्रस्ताव है उसको लेकर बिल में है क्या खास बात, जरा वो भी हम समझ लेते हैं। ग्राफिक के जरिए हमारे सहयोगी ने वो बताने की कोशिश की है कि वास्तव में है क्या है इस बिल में और इससे फ़ायदा नुकसान किसको होगा। जैसे अभी कह रहे थे कि डीएम को ताकत बहुत मिल जाएगी, एक सवाल उठा रहे थे कि भाई वक्फ संपत्तियां बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगेगा, संशोधनों में ये बात है महत्वपूर्ण। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के रूप में नामित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भाई अब आमाझोर किसी को वक्फ संपत्ति नहीं बताया जा सकता। वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है और थोड़ा उस पर अंकुश लगने की बात है, वो अधिकार डीएम को दिए गए हैं। नेता कह रहे हैं कि भाई ये वास्तव में दिक्कत है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दावों का सत्यापन जरूरी है, ये संशोधनों में है। तो बहुत सारी नकेल हैं। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र में बड़ा बदलाव संभव है बिल आने के बाद। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये बिल में जो संशोधन है, कानून में संशोधन की वजहों से भी जिक्र किया गया, तो अपने आप में ये बहुत सारे अलग तरीके के परिणाम होंगे और बहुत सारे चीज़ें हैं। और जस्टिस सच्चर और जस्टिस AR रहमान खान के जो निर्णय हैं उनको भी इसमें उनका भी जिक्र है कि कुल मिलाकर जो ये है वो वास्तव में गरीब मुसलमानों की हितैषी ये बिल है, ऐसा सरकार कह रही है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में संपत्ति रजिस्टर्ड करानी होगी, ये भी बहुत सारे बदलाव संभव हैं। कानून में क्या बदलाव हैं होंगे, अगर ये कानून बन जाएगा तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्व की जांच हो सकेगी कि भाई राजस्व का कहाँ क्या कहानी किससे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा दूरगामी, जैसे वक्फ बोर्ड नजूल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में वो बिल लाया गया, हालांकि बीजेपी के लोगों ने ही उसको गिरा दिया, लेकिन यहाँ जब ये बिल लाया गया तो विपक्ष के विरोध के कारण ये बिल गिर गया।
अब क्या विपक्ष का विरोध इतना ताकतवर था इसकी वजह से बिल गिर गया? और शायद 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ये बिल पास नहीं हुआ। नहीं तो नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार 10 सालों में ऐसा कोई बिल नहीं है, चाहे ध्वनिमत से, चाहे सांसदों को सस्पेंड करने के बाद जो भी संख्या बची उसमें सारे बिल पास हुए। लेकिन ये पहली दफ़ा ये बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम देखने को मिला कि बिल को जेपीसी की तरफ भेजा गया और जेपीसी अब इस पर संशोधनों पर जो भी निर्णय लेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दर्शकों को बता दें कि इसमें विपक्षी दलों के सांसद भी, बड़े सीनियर सांसद रहते हैं, वो भी रहते हैं इसमें और उनकी संख्या अच्छी खासी होती है। तो ये बहुत सोच समझ के अब चीज़ें होंगी। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल, ये पास ना होना बहुत सारे सवाल करता है। अंदर खाने बहुत सारी खबर थी कि चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे थे, फला जी कर रहे थे, ढिका जी कर रहे थे। लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ें आई वो साफ तौर पर ये दिख रहा था कि नहीं, एनडीए में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। मायावती ने भी इसको कहा कि भाई ये दखलंदाजी है। सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या राम मंदिर में आप जो कमेटी है उसमें क्या किसी मुसलमान को आप शामिल करेंगे क्या? तो जो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किए जाने की बातें, उन पर उनका भी मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बहुत सारे बिंदु हैं। लेकिन चूंकि वक्फ संपत्तियां संशोधन, इनको लेकर बहुत विशेषज्ञ लोग ही इन पर बहुत अथॉरिटी के साथ में बोल सकते हैं। तो मैंने आज बहुत ही तपे तपाए लोगों को इस चर्चा में बुलाया है। राजनीतिक मेहमान भी जो हैं बहुत गंभीर किस्म के हैं और उनसे अनुरोध भी है कि वो चर्चा को मतलब चर्चा की तरह करेंगे तो मुझे बहुत सहूलियत होगी। वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें जुड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के जानकार के रूप में कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कृष्णा तिवारी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुछ और मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। कर्नल जाहिद सिद्दीकी वक्फ के जानकार हैं। कर्नल साहब, इसमें तो जिस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो इतिहास में दर्ज होगा, इतना ऐतिहासिक बिल है, जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके पास संपत्तियां नहीं हैं, चंद लोग कुंडली मारे हुए करोड़ों खरबों अरबों की संपत्तियों पे कब्जा किए हुए हैं वक्फ के नाम पे। तो जिस तरीके से 3 तलाक का मसला इस सरकार ने हल किया, जिस तरीके से अन्य जो मुस्लिमों के हितों के मसलों को ये सरकार देख रही है, सभी सबका साथ सबका विकास की तरफ चलते हुए, उसी तरीके से इसको भी सरकार और जो सरकार में दल हैं वो इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कतें, क्या खामियां एक जानकार के रूप में नजर आती हैं? थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब सब। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद जी। पैनलिस्ट के लिए मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए कृपया। अच्छा, ओके। देखिए, ये जो बिल पेश किया गया है और अभी स्पीकर साहब ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बिठाने की बात कही है। पहली बात तो ये है कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, सबको मालूम है कि इसको वक्फ बोर्ड करने का तरीका क्या होता है। अरे भाई, गवर्नमेंट सर्वे करती है। जैसे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दी तो उसको गवर्नमेंट सर्वे करती है उसको। कर्नल साहब मेरा एक निवेदन है। आज मैं जब ये कार्यक्रम करने आ रहा था तो न्यूज रूम में बहुत सारे साथी हमारे पूछ रहे थे भाई ये मसला क्या है, वक्फ क्या है, बहुत सारी चीजें। तो वास्तव में एक आम आदमी को जरा ये बता दीजिए कि वक्फ है क्या और इसमें जमीनें कैसे आती हैं, इनका मसला क्या है, जरा एक बहुत साधारण भाषा में इसको बता दीजिए। मैं वही बता रहा। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सी संपत्ति ऐसी होती है लोगों की कि जिनके वारिस नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा उनके पास जमीन जायदाद वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं कि खिदमत खल्क, इंसानों की खिदमत के लिए, कि वो किसी भी रिलीजियस इदारे में, मुस्लिम्स हैं, देखिए वक्फ में कोई हिंदू अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं दे सकता, मुसलमान ही देते हैं उसमें, एक चीज। और इसीलिए चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, कि वो जिस इदारे में, जिस मजार में या जिस मस्जिद में जिसके लिए वक्फ की गई है, उसका काम है कि उसकी आमदनी से तमाम जो गरीब, कमजोर या मुस्लिम्स हैं
उस समाज के लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलता रहे हमेशा के लिए। मतलब एम ये धर्मादा होता है, कार्य, धर्मादा मकसद। कार्य, लोगों की सेवा, हाँ भैया, ये बिल्कुल यही कि धर्मादा। लोगों की, खिदमत खल्क, लोगों की हाँ सेवा वही हो। मगर धर्मादा, खिदमत खल्क। मगर इसका तरीका क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने कहा मैं वक्फ कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैंने खुद जाके जैसे ही मैंने ये कहा तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने सर्वेयर्स को, वो सर्वे करते हैं भाई प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं, पहली नंबर 1 है ना, सही है। इसके बाद ये आप जो वक्फ कर रहे हैं किस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद वो एक गजट नोटिफिकेशन इशू होता है ताकि वो रजिस्टर्ड और करेक्ट हो, एक चीज। अभी दूसरी चीज ये है कि कई सालों से, बहुत सदियों से किसी बादशाह ने कर दी, किसी अमीर आदमी ने कर दी, नवाब ने कर दी, तो होते होते इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई कि आज की स्टेट में डिफेंस और रेलवेज के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी है, वो है वक्फ बोर्ड के पास। ये जरूर हो सकता है कि वक्फ बोर्ड में मिसमैनेजमेंट हो या होता है कि जो जिसके पास कब्जा है कि वो अपने अपने को फायदा कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हजरतगंज लखनऊ में जाके देखिए आप, कितनी प्राइम लोकेशन है, मगर उसकी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वो उन लोगों के पास है जो रसूख वाले हैं, और किराया वही नॉमिनल 100-150 रुपए, और करोड़ों की संपत्ति है। ये चीज ठीक है, मगर एक चीज जो देखी गई जो है, जो इस एक्ट में जो ऑब्जेक्शनेबल है, आप मान लिया आपने सुधार के लिए और अच्छे ख्याल से ये बिल भी पेश किया है, तो इसमें आपका ये कहना कि मैनेजिंग कमेटी में गैर मजहब यानी मुसलमानों के अलावा दूसरे भी शामिल होंगे। आप ये बताओ, क्या किसी मंदिर ट्रस्ट में कहीं पर भी क्या ये मुमकिन है कि अयोध्या के मैनेजिंग उसमें किसी मुस्लिम को डाल दो? ये मुमकिन नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये सारी मुसलमानों की समस्याओं को दूर करने का बीड़ा जो उठाया हुआ है किसी पार्टी ने या किसी गवर्नमेंट ने, 3 तलाक हो गया, 376 हो गई, कोई कुछ भी हो, कितना भी फायदेमंद हो, और ये एक मेथड बन चुका है। ऑब्जेक्शन इस बात पे कि जैसे मुस्लिम्स में भी हर समाज की तरह बहुत फिरके होते हैं। बोरा कमेटी के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कराए, उनके नाम तो मुसलमान है, मगर एक्चुअली मुस्लिम्स में भी 72 फिरके अलग अलग किस्म के होते हैं, उनके बिलीफ अलग होते हैं, और उनसे भाई तो मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए हमने ये फेयर एंड आप मेहरबानी करके ये हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि समस्याएं हमारी हिंदू मुसलमानों की नहीं है, समस्या हमारी नागरिकों की है। पहले तो हम एड्रेस करें। इस इलेक्शन रिजल्ट में हमारी सरकार ने अभी बैसाखी में चल रही है जिसी कि हमको दूसरी पार्टियों से मदद लेनी पड़ गई सरकार में रहने के लिए। तो क्या हुआ कि कुछ तो जनता की बुनियादी समस्याएं जिसमें एड्रेस नहीं हुआ। तो ये जो ऑब्सेशन है कि मुसलमानों की समस्याओं को दूर करना है, मुझको लगता है इसमें खोट है। और इस बिल के हर एक प्रावधान जो उन्होंने आर्टिकल 25 से 30 तक के तमाम उन्होंने कहा कि जो है चीजों को कंसिडर करके हमने ये पेश किया है ताकि इनसे वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट कंट्रोल ले ले, और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तमाम पावर दे दी गई है। अब सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर तमाम पावर्स हो जाएंगी तो क्या वो इनडिस्क्रिमिनेट आर्बिट्रे एक्शन नहीं ले सकता? आर्बिट्रेशन कोई स्कोप ही नहीं रहा कि जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं समाज में वो डिसीजन सही लेते हैं। तो एक ये, और दूसरी चीज ये है कि इस तरह अगर ये कल जेपीसी में बैठे हुए हैं, कल अगर ये कौन कौन, अभी ये क्लियर तो है नहीं है कि जेपीसी में किसको बिठाया जाएगा, कौन कमेटी में होगा मेंबर, उनके डिसीजन, मान लो ये बिल एक्ट पास हो गया तो अब ये समझिए यही होगा जैसे एनआरसी और सीए में कि नागरिकता क्वेश्चन कर दी गई मुसलमानों की, तो ये है कि अब उनको संपत्ति से वंचित करने का एक अगला स्टेप है। ठीक है, तो इसलिए पहला जरूरी ये है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, अगर आपको ये, मैं इस बात से तो मुझे अच्छा ये पॉइंट है कि तमाम रजिस्ट्रेशन होगा, वो ऑलरेडी है, ऑनलाइन होगा, ताकि गवर्नमेंट को रिकॉर्ड हो कि कितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और जो आदमी कब्जे में है, काबिज में है, वो उसका मिसयूज, दुरुपयोग न कर सकें। ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं ब्रेक पर जाऊंगा। मैं माफी के साथ रुक रहा हूं कर्नल जाहिद, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं ब्रेक से लौटूंगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।
लटक गया वक्फ बिल, सीधे रुख करेंगे मेहमानों का, लेकिन इससे ब्रेक के दौरान कुछ नए मेहमान जुड़े हैं। अल्लामा जमीर नकवी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। BD नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जज हैं, समाज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर दर्शकों को समझाते भी हैं। शैलज सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रुख खेमचंद शर्मा जी की तरफ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। ब्रेक से पहले कर्नल जाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई आपकी नीयत में कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या आप राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसमें क्या कर्नल जाहिद सिद्दीकी को आप सदस्य बनाएंगे क्या? खेमचंद शर्मा जी नमस्कार। देखिए, इनको ये पूछिए, मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वहां पे जब महाकुंभ हुआ, महाकुंभ को मैनेज करने के लिए किस मंत्री को प्रभारी बनाया गया था? आजम खान को। हिंदू था वो, हिंदू परंपराओं को मानता था, हिंदुओं के लिए उनके मन में प्रेम है, हिंदू परंपराओं के लिए प्रेम है। कैसी बात नहीं करते हैं? नरसिंह राव गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत सारे मंदिर कमेटियों में नॉन हिंदुओं को भी डाला हुआ, कई जगह केस हैं। अब बात यहाँ पे आती है, अभी मैं अनौपचारिक वार्ता में भी सुन रहा था, दो मुस्लिम बंधु क्या कह रहे हैं, हमारे बाप दादा की संपत्ति ये कौन होते हैं? अरे आपके बाप दादा की संपत्ति ये कैसे हो सकती है? 1500 साल अनौपचारिक बात पे मैं कोई टिप्पणी औपचारिक रूप से नहीं लूंगा। अनौपचारिक बात की टिप्पणी मैं औपचारिक रूप से नहीं लूंगा। नो, जो ऑन एयर हुई है उसी पे हम चर्चा करेंगे। बोलिए। ऑन एयर में आ जाते हैं, ऑन एयर में आ जाते हैं जी। मैं इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी 1500 साल पुराना मंदिर कैसे हो सकता है? 1400 साल तो आपके धर्म को हुए हैं, पूरा गांव भक्त की प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? अगर भक्त ने क्लेम कर दिया, नोटिस भेज दिया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सेशन कोर्ट, आपको हाई कोर्ट में जाना है अपील करने के लिए। एक आम आदमी, गरीब आदमी हाई कोर्ट जाएगा? हाईकोर्ट का खर्चा कितना होता है? उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति मथुरा में रहता है, आगरा में रहता है, यहाँ पे नोएडा में रहता है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद जाना पड़ेगा, या फिर उससे पहले उसको वक्त के ट्रिब्यूनल में जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जिनकी प्रॉपर्टी पे वक्त ने कब्जा कर लिया, नोटिस देके वो लड़ रही हैं, वो बेचारी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। ये निरंकुश जो वहां पे अधिकार दिए हुए हैं, ये अधिकार कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है। 80-90% जो मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पसमानदा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां पे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई जगह इस तरीके से प्रॉपर्टियों का यूज किया जा रहा है कि वक्त की प्रॉपर्टी, उसमें जो अधिकारी बैठे हुए हैं उसको मिस यूज कर रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन वालों से, आपने ये बोर्ड बनाया, ये संविधान का पार्ट नहीं था? 1955 में आप लोगों ने ये लॉ लाए और उसके हिसाब से ये बोर्ड आप लोगों ने 1964 में बनाया, तो वहां पे आप लोगों ने अधिकार क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं बोला कि नहीं ट्रिब्यूनल में जाओगे, सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं भी नोटिस से किसी की भी संपत्ति ले लोगे? क्यों आपने इसको 1955 में चेंज किया? क्यों आपने 2013 में चेंज किया? अगर इतना ही जरूरी था, इतना ही था, तो पहले करते। फिर दूसरे धर्म वालों के लिए क्यों नहीं बनाया कि वो भी अपनी जो प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए किसी को भी नोटिस दें और फिर वो सामने वाला प्रूव करे कि ये हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं है? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत अनलिमिटेड अधिकार दिए गए। एक नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों लोग परेशान हैं। 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और उस संपत्ति को आप मिसयूज करोगे, उसकी कोई लिस्टिंग नहीं होगी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक कैसे है, चलेगा? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। शैलेश सिंह वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, तुष्टीकरण किया, मुसलमानों को पूरा देश लिख दिया आप लोगों ने। बंधु 10 मिनट बोले, आप मेरे को 1 मिनट और दीजिए। बोलिए। 10 मिनट बोले पूरा। आप ये बताइए, और ये एंटी मुस्लिम कैसे है? क्या कोई मस्जिद की प्रॉपर्टी ली जा रही है, किसी ऐसी जगह की प्रॉपर्टी ली जा रही है जहां पे मुस्लिम धार्मिक प्रक्रिया हो रही है? ये तो एक संस्था है। एक संस्था को आप मस्जिद से, आप किसी और धार्मिक संस्था से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और ये अधिकार जो दूसरी संस्थाओं को क्यों नहीं है, सिख संस्थाओं को क्यों नहीं है, हिंदू संस्थाओं को क्यों नहीं है?
पार्टी संस्थाओं को क्यों नहीं है, जन संस्थाओं को क्यों नहीं है, क्यों? तो इस संस्था को जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मिसयूज किया गया, एम्पावर किया गया, ठीक है। और उसको अनलिमिटेड ताकत दी गई, उसको लिमिट करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, उसको जनहित में उपयोग में लाना वो बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ इतना, पहले जो खर्चे इंक्वायरी के होते थे दुर्गेश जी, वो खर्चे भी अब सरकारों पे डाल दिए। अच्छा, कि ठीक अगर बात दुर्गेश है, जी- ठीक दुर्गेश ठीक जी ठीक का बात, मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेता हूँ। बोलिए शैलेश सिंह। शर्मा जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो बिल्कुल क्या मचा के रखा है, देश को क्या बना दिया भाई। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं खेमचंद्र शर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा कि वक्फ होता क्या है, और वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार का है, किसी प्राइवेट संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड। और उसका पैसा जो भी खरीद फरोख्त अगर होता है वो पैसा सरकार की ट्रेजरी में जाता है, किसी संस्थान के साथ नहीं जाता है। और वक्फ बोर्ड का गठन जो हुआ था वो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। ये वक्फ 1913 में आया था, अंग्रेज के समय आया था। और जब वफ्त ने दावा किया, जो ये गांव की बात कर रहे हैं, उसे मुगल शासन ने उस पूरे गांव को वफ्त को दान किया था। और वही दावा ये बाद में कर रहे हैं कि ये गांव की संपत्ति वफ्त की है। तो ये होता क्या है कि आजकल यूट्यूब पे बिना जाने बुझे बहुत सारे न्यूज चलते हैं और भाजपाई इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो असल कानूनी जानते ही नहीं है। दरअसल वफ्त के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। आज हमारे झारखंड में वफ्त का गठन नहीं हुआ है, यहां कोई विवाद नहीं है। क्योंकि क्या है कि जहां की भी सरकार है, यूपी में वक्फ बोर्ड है, उसका योगी आदित्यनाथ उसके चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी को गठन करते हैं। जो सचिव होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, सरकार का सरकारी इंप्लॉय होता है। और जो चेयरमैन है, जैसे अन्य निगमों में जिस तरह से चेयरमैन का गठन होता है, वक्फ बोर्ड में भी उसी तरह से चेयरमैन की नियुक्ति होती है। ठीक बात। तो ये सरकार की बॉडी होती है। इसमें पारदर्शी लाना जरूरी है, क्योंकि वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उसकी आमदनी उतनी नहीं है। इसमें पारदर्शिता की जरूरत है। बार बार कांग्रेस शासन में भी संशोधन हुआ है कानून में, और वो संशोधन होना चाहिए, मगर वो पॉजिटिव वे में संशोधन होना चाहिए। उसका मिसयूज करने के लिए संशोधन नहीं होना चाहिए कि सरकारी अमला एक वहां चेयरमैन बैठा दे और वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति बेच दे। तो ये संशोधन नहीं होना चाहिए। हम इस संशोधन के पक्ष में हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी आमदनी का लेखा जोखा सार्वजनिक होना चाहिए, ये जरूरी। ठीक है, परंतु ठीक है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अधिकारी आ जाए, वो मुस्लिम ही रहे और वो सरकार के में संपत्ति बेच दे, ये ऐसा नहीं। ये संशोधन ठीक है, कभी भी ठीक है। स्वीकार नहीं है। मैं शर्मा जी से एक छोटा जवाब, शर्मा जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी सरकार, वो पैसा सरकार के पास जाता है, ये संस्था है। हम भी तो कह रहे हैं संस्था है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम भी तो ये कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से डरने की क्या जरूरत है? ये किसी धर्म के खिलाफ है ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि भाई इतनी जो प्रॉपर्टी है, वो धर्म नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की संपत्ति हड़प लोगे आप लोग, ये कह रहे हैं। वो धर्म के खिलाफ मसला नहीं है, आप संपत्ति भी हड़प लोगे, ये कह रहे हैं वो। हम कैसे और आजकल आपको अचानक मुसलमानों का बहुत प्रेम आ जाता है आपकी पार्टी को, अचानक आजकल इतना प्रेम आप लोग कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं, ये कह रहे हैं। दुर्गेश भाई, हमें तो सबसे प्रेम है। आप ये बताइए, अगर कांग्रेस सबके लिए एक साथ से काम कर रही होती, तो जब इन्होंने हिंदुओं के लिए लॉ बनाया, मैरिज लॉ बनाया, बहुत सारे और लॉ बनाए, तो मुसलमानों के लिए बना देना चाहिए था। हिंदुओं के मंदिर के लिए, हिंदुओं की जमीन को या मंदिरों की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वक्त जैसी कोई संस्था नहीं बनाई, मुसलमानों के लिए बना दी। चलो वो भी ठीक है। फिर 95 में उसको और राइट दे दिए कि आप क्रिमिनल बना लो, आप किसी को भी नोटिस दे सकते हो। नकवी साहब मैं आ रहा हूँ, नकवी साहब आता हूँ मैं। जो खर्चा भी है, अब वक्त को खर्चा नहीं करना, वो खर्चा भी सरकारी गवर्नमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है शर्मा जी, मैं शर्मा जी आता हूँ मैं आपके पास। बीडी नकवी साहब पूर्व जज, तमाम मुकदमे वक्फ के उनके पास आए होंगे। नहीं किया। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है, इन्होंने क्या कहा कि मुगलों ने वो गांव वक्त को दान दिए थे। अच्छा, ये वक्त बोर्ड क्या तब का बना हुआ है? मुगल तो पूरे देश पे शासन करते थे, इसका मतलब हिंदू की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और मुगल से पहले यहाँ पे कौन थे?
मुगल से पहले यहाँ पे कौन थे? हिंदू थे। चलिए अब जरा चर्चा को आगे ले जाते हैं हम। चर्चा आगे ले जाते हैं। आपका बिंदु है अपनी जगह। नकवी साहब के पास जाऊंगा मैं। बीडी नकवी साहब, जो कानूनी रूप से तमाम इस तरीके के विवाद बड़ी संख्या में आते हैं और बतौर जज आपके सामने भी तमाम विवाद आए होंगे, सरकार कह रही है कि वो बहुत मुसलमानों का है, जो गरीब मुसलमान है, जो उसके हितचिंतक के रूप में ये बिल डाल रही है। नकवी साहब, बीडी नकवी साहब। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। हाँ, ऐसा है कि जो मैंने अभी प्रपोजल देखा, जितने प्रपोजल मैंने पढ़े, 30-40 प्रपोजल है अमेंडमेंट के, उसके अंदर उन्होंने कहा कि साहब 11 मेंबर की जगह 11 में 7 मेंबर जो हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। पहले तो बात यह है कि जो वक्फ का संचालन हो रहा है वो अंडर द गवर्नमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वक्फ का पर नजर नहीं है सरकार की या कंट्रोल नहीं है। कोई भी अगर करप्शन होगा, कोई भी गड़बड़ होगी तो सरकार उसके अंदर देख सकती है। ये ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं, उसको लॉ बनाने का अधिकार है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक ये अधिकार देता है मुस्लिम कम्युनिटी को, किसी भी माइनॉरिटी को, नॉट ओनली मुस्लिम, एवरी माइनॉरिटी हैज द राइट टू रन देयर इंस्टीट्यूशंस, टू रन देयर अफेयर्स। एक लिमिटेड तौर पर पर्सनल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है, पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करता है हमारा आईन। तो ये जो प्रपोजल जितने बनाए हैं जो मैंने देखा, उसके अंदर 2-4 को छोड़ के जो बकिया है वो वायलेटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बात आगे आएगी जब भी ये लॉ बनेगा, जब भी सिलेक्ट कमेटी में बात होगी। तो जो बेसिक इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है जो होना होगा वो ये कि ट्रांसपेरेंसी के तौर पर मैनेजमेंट में आप रूल ऐसे बनाइए, क्योंकि वक्फ का मतलब है कि चैरिटी में पैसा खर्च हो। अगर कोई मुतवल्ली मैनेजर उसका वक्फ का, अगर वो वक्फ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चैरिटेबल तौर पर पैसा खर्च नहीं करता है, अगर वो पर्सनल यूज में पैसा लाता है, तो उस पर गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए। वक्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जो वक्फ करता है, जो क्रिएटर ऑफ वक्फ का है वो कोई भी आदमी हो, वो ये बताता है कि इन ऑब्जेक्ट में मेरा यतीम खाने में पैसा खर्च होना चाहिए, गरीबों में जाना चाहिए, विडोज के लिए जाना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होने चाहिए। सरकार जिस तरह से इंटरफेयर कर रही है, जो उनकी नीयत है वो ये है कि नहीं साहब, हम गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट में है हम उसको नलिफाई कर देंगे वक्फ के डॉक्यूमेंट को, जो इंटेंशंस को। बेसिकली दुर्गा जी, मेरा ये कहना है इसके अंदर, और जो प्रपोजल्स हैं वो खाली ट्रांसपेरेंसी के हद तक नहीं है, वो उस वक्फ के इफेक्ट को, वक्फ के डॉक्यूमेंट को, वह जो मिनॉरिटीज का राइट है उसको वायलेट करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। ये कहना है इसके बारे में। अल्लामा जमीर साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। अल्लामा जमीर साहब, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप पहले आपकी इस पर राय क्या है, क्या मानते हैं? क्योंकि जो सरकार का जो कहना है कि भाई ये तो बहुत मुसलमानों के हित में है और सबके हित में वो काम कर रहे हैं, एक कुछ लोग कुंडली मारे हुए संपत्तियों को कब्जा करके अपने निजी प्रयोग में उसका कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसका सही प्रयोग हो। अगर जिन लोगों ने वक्फ किया है उनकी मंशा बहुत अच्छी रही होगी, इससे लोगों की सेवा हो, तो अब सरकार चाहती है कि भाई जो लोग मेवा काट रहे हैं वो मेवा ना काटें और सेवा होती रहे उनकी। जमीर साहब अनम्यूट करिए। जमीर साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जमीर साहब, ठीक है, मुझे लगता है कुछ व्यवधान है। मैं कृष्णा तिवारी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उनकी तरफ जाऊंगा मैं। कृष्णा तिवारी, एक सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई वक्फ में, जैसे अभी नकवी साहब ने कहा कि भाई 7 मेंबर गैर मुसलमान हो सकते हैं, तो लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्या राम मंदिर न्यास है या जी जी आवाज़ नहीं मिल रही। मैं कृष्णा तिवारी को ले लेता हूँ। कृष्णा तिवारी, तो क्या जो हिंदू मंदिरों के जो कमेटियां हैं, न्यास हैं, क्या उसमें भी किसी गैर हिंदू को आप जगह देंगे क्या? कृष्णा तिवारी भाई, हमारा तो ये कहना है कि सरकार जब हर तरीके से मुसलमानों के सहयोग में खड़ी हुई है, चाहे वो हज यात्रा में सब्सिडी हो, चाहे इनके जो मस्जिदों के जो मौलाना होते हैं उनकी सैलरी हो,
तो ये वक्फ बोर्ड खत्म करके जितनी भी संपत्तियां हैं सब सरकार के अधीन कर देनी चाहिए। वो देश हित में काम आए, राष्ट्र हित में काम आए, कि वक्फ की सारी संपत्तियां राष्ट्र हित में काम आनी चाहिए और देश हित में काम आनी चाहिए। ये किसी व्यक्तिगत की संपत्ति जो बताई जा रही है कि व्यक्तिगत संपत्ति, अगर किसी को दान देना है तो सरकार राष्ट्र हित में दान दे जाके। अब वहां से जो ये वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड चला रहे हैं, वहां पर कौन सी गतिविधियां उनसे संचालित होती है, जरा ये भी तो स्पष्ट करें। नहीं, ये तो फिर छिड़ जाएगा। फिर वो पूछेंगे कि आपके मंदिरों से कौन गतिविधियां संचालित होती, फिर तो ये मंदिर मस्जिद जो कुछ लोग चाहते हैं वही होने लगेगा। फिर ये हमारे मंदिरों से तो टैक्स जाता है और हमारे मंदिरों के टैक्स से ही वो हज यात्रा करते हैं। अब तो ये मतलब एक अलग तरीके की बहस छिड़ जाएगी। और मुझे लगता है कृपा करके मेरे शो में कम से कम हिंदू मुस्लिम ना करें, हिंदू मुस्लिम मत करें कि कौन किससे हज यात्रा करता, कौन किससे टैक्स खत्म कर दी सरकार ने। नहीं, वो अभी खत्म किए ना, वो अभी खत्म किए ना। कई साल पहले हुए, कई साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खत्म की। उससे पहले की जो सरकार थी वो तो चला रही थी ना, उसी की जो देन थी सब्सिडी। हाँ, चलिए ठीक है, मैं रुक करूंगा कर्नल साहब का। कर्नल जाहिद सिद्दीकी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। ये जो पूरा मसला है, ये पहली बार इस तरीके से देखने को मिला कि इसको एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ये माहौल एक अलग तरीके का बन रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि उसकी नीयत साफ है, वो नेक नियति से काम कर रही, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं, और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई बिल पास नहीं हुआ, उसको जेपीसी में भेजा जा रहा। इतनी ताकतवर सरकार, और ये बिल पास ना होकर उसको जेपीसी में संशोधन किया। जैसे अभी तक जितने भी बिल आए ज़्यादातर 10 सालों में वो पास होकर तुरंत कानून बने हैं। तो एक तो इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो विपक्ष की भी भूमिका है, अगर सीधी सादी कोई बात है तो उसको सीधा सादी बात कर ली जाए, इसको राजनीति दोनों तरफ से क्यों होती है, ये क्यों हो रही है? देखो जॉन साहब, आपका सवाल अच्छा है। देखिए, पहले आप कह रहे हैं बहुत मजबूत सरकार है, नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। ये मजबूत सरकार नहीं है। ये 10 साल तक मजबूत सरकार थी, जब राज्यसभा लोकसभा हर जगह मेजॉरिटी थी। अभी ये जो सरकार है ये कमजोर सरकार है, और इसकी सपोर्ट में 2 पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं, और पहली मर्तबा है कि अपोजिशन भी इतना स्ट्रांग है। इसीलिए, वरना ये पार्लियामेंट में आने से में बहस कभी जरूरत भी नहीं थी। वो चाहते तो ऑर्डिनेंस बनाकर पास कर देते, राष्ट्रपति जी अप्रूव कर देते, और उसके बाद चर्चा की जरूरत नहीं थी। मगर अब है, तो ये पहली बात तो वो सिनेरियो, वो जो पहले वाला सीन था वो बदली हो गया। दूसरी चीज, जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, और ये जो मुसलमानों को जो है उनकी तमाम समस्याओं को दूर करना है, ये ख्याल है, ये बात जो है बिल्कुल से भी सही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको सरकार को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। आप देखिए, क्या आप कह सकते हैं, मैं डायरेक्टर जनरल हूं एक यूनिवर्सिटी में, प्लेसमेंट है हमारा 0.5%। जो बच्चे इंजीनियरिंग करके नहीं, बेरोजगारी बेसिकली, जो दुनिया तमाम टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर हासिल करने के बाद, माँ बाप एजुकेशन लोन लेने के बाद अगर उनको 5-10 हजार की नौकरी मिलती है, तो वो ज्यादा बर्निंग इशू है कि वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट बर्निंग इशू है? ये एक बड़ा सवाल, मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। ये बड़ा सवाल है। अल्लामा जमीर साहब फिर से जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। अल्लामा जमीर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। जमीर साहब, कर्नल जाहिद सिद्दीकी ने कहा कि भाई नौकरी बड़ा मुद्दा है, या वक्फ बोर्ड की पॉलिटिक्स बड़ा मुद्दा है, या जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुद्दे को गर्म करना और उससे जो उसकी ज्वलनशीलता है उसको ग्रहण करना और अपना इंजन चलाना। असल में वक्फ बोर्ड में या वक्फ बोर्ड के नियमों के तहत इनके मुकेश अंबानी का अंटेलिया फंस गया है। वो अंटेलिया कब्रिस्तान पर निर्मित है, पूरा एम्पायर जो मुकेश अंबानी का है, और सिर्फ ये मुकेश अंबानी को लाभ देने के लिए इन्होंने अननेसेसरी मुद्दे को इन्होंने हवा दी है। क्योंकि वक्फ एक्ट में
कोई कमी नहीं है। देखिए मेन चीज ये है कि डीएम जो होता है वो एडिशनल सर्वे कमिश्नर होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो कमिश्नर होता है सर्वे। तो सारी चीजें सारी जगह पर बाकायदा रेवेन्यू जो है वो इंटरफेयर करता है और वो रहता है, और रेवेन्यू के रिकॉर्ड के आधार पर वक्फ का रिकॉर्ड की पुष्टि होती है। तो मेन चीज ये है कि देखिए गवर्नमेंट तो ऐसे भी इन्वॉल्व है भाई। आप 11 महीने के अलावा अगर 12वें महीने का आपको किसी को पट्टा करना है, किराया देना है, किराएदारी करना है, तो बिना यानी शासन की अनुमति के आप किराएदार नहीं रख सकते हैं। तो जब सारी चीजें तो एक तरीके से बंधन, मेन चीज ये है कि इस वक्त में जो प्रबंधन है, जो लोग काम करने आ रहे हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि भाई भाजपा सरकार है, उसी के लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ी 2-3 मिसालें दे दूं। मैंने लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल, जो बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाकायदा वो सेक्रेटरी या मेंबर हैं, मैंने उनके खिलाफ शिकायत इसलिए की है कि उन्हीं ने ईदगाह में अवैध बिल्डिंगों के निर्माण कर रखे हैं और ईदगाह की जो आमदनी दिखा रहे हैं वो 100 रुपया सालाना दिखा रहे हैं, और जो तैयब मैरिज हॉल में जो उसका हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं वो 40,000 जमा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ओपन करप्शन है। तो ये करप्शन करने वाले, यानी देखिए देश का कोई कानून गलत नहीं है, मगर कानून को जो चला रहे हैं, जो उसमें दाखिल कर दिए जाते हैं, जो थोप दिए जाते हैं, उनके वजह से देश बाकायदा एक कानून की छिचलेदर हो जाती है, क्योंकि वो गैर कानून। आज मैं मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, उनको भी चैलेंज किया हूं, क्योंकि वो भी बाकायदा उन्होंने वक्फ की जमीनें, यानी आप ये बताइए सीलिंग की जमीन है आलमनगर की, आपकी 19 बिस्वा जमीन सिर्फ उसमें जो है वो वक्फ की है। अब 19 बिस्वा के आड़ में आपने 22 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके और शियों को कॉलोनी बसवा दी। गरीब मुसलमान जिनके पास घर नहीं थे उनसे पैसे लेकर के आपने उठा करके उनके बंगले बनवा दिए। कल अगर गवर्नमेंट उसको डिमोलेशन करेगी उसका, तो किसके नुकसान होगा? कौम का नुकसान होगा। तो मसला ये है कि देखिए जो प्रबंध तंत्र में बैठे हैं वो गलत हैं। जुफर अहमद फारूकी जो चेयरमैन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैं, उन्होंने ये समझ लीजिए कि जो 24 सीतापुर के वो मुतवल्ली हैं उसी को उन्होंने खरीद लिया साहब। हमने हाई कोर्ट में 11,382/2021 में जब मैंने इनके खिलाफ रिट की है, और शिया वक्फ बोर्ड की जो रिट है मेरी 11,445/2021, दोनों रेटें मेरे साथ चल रही हैं। वजह क्या है? अब आप बताइए। जजेस ने सवाल किया है कि जब आपने वक्फ की जमीन को अपनी जाती मिल्कियत बना लिया, तो आप किस वक्त किस मुतवल्ली कोटे से आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़के आए हैं? ठीक बात। तो ये करप्ट जो है वो व्यक्तिगत हो सकता है। वक्फ एक्ट जो है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। बीडी नकवी साहब की सुबह मैं सुन रहा था, नकवी साहब हमारे बड़े भाई हैं भाई, मगर एक चीज ये है कि जाहिद साहब का भी सुन रहा था। देखिए ये लोग वक्फ एक्ट को बाकायदा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक्ट में कमी बताइए, क्या एक्ट कहां से गलत है? अगर वक्फ बोर्ड में कोई चीज गलत, अगर वक्फ बोर्ड कोई मुतवल्ली गलत जमीन पर अगर हाथ रख देता है और वो लिख देता है, तो उसकी जांच होती है, बाकायदा सर्वे रिपोर्ट देखी जाती है, सारी चीजें आप जमील साहब ये बताइए कि ये संशोधन कबूल है आपको या कमेटी को नहीं? क्योंकि ये कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये बहुत खराब है, ये गलत बात है, इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है। तो जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से लोग संपत्तियां हड़प रहे हैं, तो सरकार की भी तो यही मंशा है कि उनसे संपत्तियां छोड़ा के गरीबों को दी जाएं। सर देखिए, आपको आपकी आत्म सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर दी गई, अब उससे डकैती डालने लगे लोग, उससे कत्ल करने लगे। तो ये तो कानून का तो कोई दोष नहीं है, आपका दोष है। तो उसी तरीके से वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको ये लोग गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। उसका नतीजा ये कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अभी मैं अमरोहा में एक कुशल रस्तोगी हैं, उनके फेवर में
मैं बाकायदा लड़ रहा हूं, क्योंकि वो आदमी 75 साल से वक्फ की संपत्ति का किराएदार है, और जो वक्फ अलल औलाद के जो मालिकान थे साहब, उन्हीं ने उठा के बेच दिया संपत्ति। और वो एक हिंदू आदमी कुशल रस्तोग अमरोहा का वक्फ के लिए लड़ रहा है। जमीर साहब, ये तो कानून जो संशोधन करें तो अच्छा है, फिर लोगों को न्याय मिलेगा इससे। जी, हमने कहा जो कानून सरकार लाई है संसद में, जो बिल लाई है, जो कानून बनेगा, तो वो तो इसका मतलब जो आप जितनी आपने दिक्कतें बताई हैं और जितनी धांधागर्दी है, तो वो तो फिर अच्छा है, सरकार अच्छा ही कदम उठा रही। देखिए, सरकार उसमें कुछ चीजें गलत कर रही है। देखिए, अब फिर मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए, जो गैंगस्टर के मुलजिम हैं, जिनके ऊपर 30-30 मुकदमे हैं, उनको आपने मुतवल्ली बना दिया। अब इमामबाड़ा, सिकंदराबाद, हजरतगंज की मेन जगह है, वहां शमील शमसी जैसे को मुतवल्ली बना दिया, जिनके ऊपर 28 मुकदमे हैं साहब। चलिए, अलग से इसमें मुकदमों पे अलग से चर्चा कर लेंगे। आज बिल पर चर्चा थी। शर्मा जी, एक जवाब चाहता हूं मैं, बहुत सारी बातें अभी आपने कही, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। शर्मा जी, देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी काम है, बहुत बड़ी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। समाज को फायदा पहुंचे, समाज के लिए काम हो, ना कि लोगों को डराने धमकाने का काम हो। हजारों, अब ये कहते हैं कि अभी एक जो लॉजिक दिया था लॉजिकल, कि भाई जो पुराने समय में मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने जो गांव है या जमीन है वो वक्फ को दी हुई थी। पुराने समय का जो वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट वक्फ बोर्ड है, भारत का वक्फ बोर्ड है। इसको दान की गई थी क्या? नहीं। अगर वैसे आप लॉजिक लगाओगे तो पहले हिंदू राजाओं का, सब पूरा भारत हिंदू राजाओं का था, इसका तो वक्फ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप ये बोलो कि मुगलों ने दान की थी और उसके आधार पर पूरे गांव को 1500 साल पुराने मंदिर पे आप अपना दावा पेश कर दोगे, तो ये जो इलॉजिकल चीजें हैं। अभी हाई कोर्ट आपने मध्य प्रदेश के जज साहब को देखा होगा। शर्मा जी, बिल क्यों आपको जेपीसी में भिजवाना पड़ा? क्या आशंका थी आपको कि गिर जाएगा बिल? देखिए, ये बिल जरूरी बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है, चर्चा होनी चाहिए। हम ये आरोप नहीं लगवाना चाहते कि देखिए चर्चा नहीं की, हम कह रहे हैं ठीक है चर्चा करो। 10 साल से तो यही आरोप झेल लेते आप, और धड़ाधड़ सांसद सस्पेंड, तो बिल पास हुए अचानक। मतलब ये ज्ञान कहां से आ गया भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, सारे बिल ऐसा नहीं है कि सारे बिल हमें इस तरीके से मैंने तो नहीं देखा कोई चर्चा हुई हो। पिछली बार इतने सांसद सस्पेंड थे और इतने बिल पास हो गए कि कुछ कहने को नहीं। जो बीएनएस का बिल है, कानून बदलने का बिल है, देश की किस्मत का बिल है, वो भी सांसद सस्पेंड थे विपक्ष के, पास हुआ है। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा था कहीं गिर जाएगा बिल, सरकार खतरे में आ जाएगी? शर्मा जी, नहीं, कोई डर नहीं है, बिल पास होगा और जेपीसी में जो रिकमेंडेशन होंगी, जेपीसी में जो डिस्कशन होगा, उसके बाद बिल पास होगा, कानून बनेगा। और इसमें जो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो चीजें रुकेंगी और एक अच्छे तरीके से काम करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, एक 5 सेकंड का क्लोजिंग टिप्पणी आपकी। नकवी साहब, बीडी नकवी, अनम्यूट करिए नकवी साहब। बीडी नकवी, ऐसा है कि बहुत अच्छी डिस्कशन हुआ। बात यह है कि जो बात कह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये ठीक है, बिल्कुल पैसे के बारे में होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने, हमारा एतराज वक्फ बोर्ड का जो मेंबरशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उस पर एतराज है बेसिकली, कि वो नहीं बदलना चाहिए। जो वक्फ की स्प्रिट है, जो वक्फ की चैरिटी की स्प्रिट है, वाकिफ ने जो क्रिएटर वक्फ का, उसने जिस ऑब्जेक्ट से की, देखिए ना, प्राइवेट ट्रस्ट हिंदुस्तान में कितने हैं, प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट, आज तक वो ट्रस्ट चले आ रहे हैं और वो उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से ट्रस्ट क्रिएटर ने ट्रस्ट क्रिएट किए हैं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, अल्लामा जमीर साहब, कर्नल जाहिद सिद्दीकी, खेमचंद शर्मा, शैलज सिंह, कृष्ण तिवारी, आपका धन्यवाद, बहुत आभार। उन करोड़ों दर्शकों का जो के नहीं उसको देखते हैं, इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा अहम चर्चा हुई, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, बहुत विद्वान आज पैनलिस्ट थे हमारे इस कार्यक्रम में। बात यही है कि आप ट्रांसपेरेंसी को खूब करिए, सख्ती खूब करिए, माफिया को जमींदोज करिए, लेकिन जो मूल कैरेक्टर है, जो मूल चरित्र है वक्फ का, उसे मत बदलिए, क्योंकि जब उसे आप छेड़ेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि जानबूझकर आप छेड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।